चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। श्रोताओं नमस्कार। पुष्प की अभिलाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं योद्धाओं की और उनके असाधारण पराक्रम की। श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से मैं आशुतोष उनियाल हमारे खास पॉडकास्ट परमवीर चक्र विजेता श्रृंखला के पहले एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय सेना के एक जाबाज ऑफिसर जो हमें भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की वीर गाथा सुनाएंगे। जय हिंद सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद आशुतोष, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की वीर गाथा सुनाने का मंच प्रदान किया है। ये मेरे लिए बेहद गर्व की बात है कि मैं भारत माता की वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे महानायक की असाधारण कहानी आपके लिजनर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी सर, वाकई जिस तरीके से हर एक आम आदमी के मन में अपने देश के योद्धाओं के प्रति एक सम्मान का भाव होता है, तो आपके साथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना हमारे लिए वाकई एक गौरवान्वित करने वाला विषय है और हमारे श्रोताओं को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। तो श्रोताओं, चलते हैं पराक्रम और साहस से भरी एक अनुकरणीय यात्रा पर। सर, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं योद्धाओं की और परमवीर चक्र की, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को परमवीर चक्र के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी जरूर। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, परमवीर चक्र युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के लिए भारत का श्रेष्ठतम सम्मान है। जी, ये सम्मान केवल युद्ध काल में असाधारण वीरता, साहस, शौर्य तथा बलिदान के लिए दिया जाता है। अब तक यह सम्मान 21 पराक्रमी सैनिकों को प्रदान किया गया है। जी, ये सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति स्वयं श्रेष्ठ वीरों को प्रदान करते हैं। यदि विजेता को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा जाता है तो उसकी वीर नारी या परिवार के किसी अन्य सदस्यों को दिया जाता है। जी, भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अधिकारी तथा जवान इसे पाने के पात्र होते हैं। सर, ये हमारे लिए वाकई बड़े गौरव की बात है कि आपने हमारे श्रोताओं को परमवीर चक्र के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर, परमवीर चक्र के बारे में क्या कुछ और खास जानकारी आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? बेशक। परमवीर चक्र राउंड शेप और ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। इसके किनारों पर देवराज इंद्र का वज्र का चित्र उभरा होता है तथा बीच में हमारे नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ होता है। जी, इसके पीछे हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र अंकित रहता है, जिसके हर शब्द के बीच में 2 कमल पुष्प भी खुदा होता है। यह मेडल वीर सैनिक के सीने पर बाएं और बैंगनी रंग के 1.25 इंच चौड़े रिबन के साथ सुसज्जित होता है। जी, यदि विजेता को दूसरी बार परमवीर चक्र मिले तो रिबन में एक पट्टी और जोड़ दी जाती है। इस पदक के बीच में अशोक स्तंभ है, जिसमें चारों दिशाओं में 4 शेर हैं, जिसके अनुसार धर्म के चारों दिशाओं में सक्रिय होने की झलक मिलती है। परमवीर चक्र के रिबन के पर्पल कलर का भी अपना महत्व है, जो थल सेना के लाल रंग, नौसेना के नीला रंग तथा वायुसेना के आसमानी रंग के मिश्रण से बनता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ में साझा की है। और आगे बढ़ने से पहले जानना भी जरूरी है सर कि परमवीर चक्र किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? जी बिल्कुल। परमवीर चक्र को इसका ये रूप श्रीमती सावित्री खनोलकर द्वारा दिया गया था, जो बाय बर्थ स्विस थी, लेकिन वो भारत को पूरी तरह आत्मसात कर चुकी थी। जी, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद भारतीय सेना के मेजर जनरल हीरालाल अटल ने युद्ध में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान को डिजाइन करने की जिम्मेदारी सावित्री खनोलकर को दी गई थी। उन्होंने श्रीमती खनोलकर को इसलिए चुना था क्योंकि वो इंडियन हिस्टोरिकल लिटरेचर, संस्कृत, वेदांत आदि को अच्छे से जानती थी। उन्होंने परमवीर चक्र का जो डिजाइन तैयार किया वो यूनिक और इंडियननेस का एक आइडियल कॉम्बिनेशन था। जी सर, वाकई परमवीर चक्र युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले जाबाज सैनिकों की बहादुरी और शौर्य का प्रतीक है। इसलिए मेजर सोमनाथ शर्मा का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। सर, आखिर कौन थे ये महावीर जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रथम परमवीर चक्र से नवाजा गया?
जी आशुतोष, ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग जन्म से ही लीडर होते हैं जी। और कुछ बनाए जाते हैं। जी। कभी कभी फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मिलने पर जी। युवा अच्छे लीडर बन जाते हैं। यदि हम मेजर सोमनाथ शर्मा की चर्चा करें तो उनका जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। जी। उनके पिता अमरनाथ शर्मा एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी थे। जी। इसलिए उनकी परवरिश एक डिसिप्लिन्ड और देशभक्ति से भरे माहौल में हुई थी। जी। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पूरी करने के बाद देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन लिया और इसके बाद उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज सनदृष्ट में अध्ययन किया। जी। अपने बचपन में मेजर सोमनाथ शर्मा भगवत गीता की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए नेतृत्व और देशभक्ति जैसे गुण उनके चरित्र में कूट कूट कर भरे थे। जी सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने हमें दी है। और आपने जैसे बताया कि मेजर सोमनाथ शर्मा बचपन से ही भगवत गीता की टीचिंग से भी उन पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है भगवत गीता का। तो कह सकते हैं कि जैसे भगवत गीता धर्म और सेल्फ नॉलेज की बात करती है, तो जो राइटियसनेस है और जो मेजर सोमनाथ शर्मा एक वॉरियर थे, तो राइटियसनेस और वॉरियर का जो कॉम्बिनेशन था, शायद इसी ने उन्हें एक हम कह सकते हैं कि क्रूसेडर या धर्म योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। सर, आमतौर पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सेना में भर्ती के समय वीरता और निर्भीकता का आकलन किया जाता है कि नहीं, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा अपने आप में इस बात का एक पर्याय है। अब मैं आपसे मेजर सोमनाथ शर्मा के प्रारंभिक सैन्य जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। जी, मेजर सोमनाथ शर्मा की नियुक्ति रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने पर ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई, जो कि बाद में भारतीय थल सेना की 4 कुमाऊं बटालियन के नाम से जानी जाती है। जी। कमीशन पाने के बाद शीघ्र ही मेजर सोमनाथ शर्मा को जापान सेना से लड़ने के लिए अरक्कन भेजा गया। जी। हालांकि वे युवा अधिकारी थे, पर उन्होंने अपने अच्छे लीडरशिप और सही समय पर सही कार्य करने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। जी। अरक्कन में हुए एक युद्ध के दौरान वे भीषण गोलाबारी के बीच से अपने एक घायल सैनिक को पीठ पर लाद कर ले आए थे। जी। शत्रु के सामने अपनी इस अदम्य वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। सर, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि मेजर सोमनाथ शर्मा जम्मू कश्मीर के युद्ध में जाने से पहले ही युद्ध कौशल में पारंगत हो चुके थे। अब आप हमें मेजर सोमनाथ शर्मा के 1947-48 के युद्ध में दिए गए योगदान के बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को कश्मीर वैली में बडगाम क्षेत्र की रक्षा करने के ऑर्डर्स मिले। जी। वे अपने लक्ष्य पर उसी दिन सुबह पहुंच गए थे और बडगांव के दक्षिण में 11 बजे तक उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। जी। 500 की संख्या में दुश्मन सिपाहियों ने 3 तरफ से उनकी कंपनी पर आक्रमण शुरू कर दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने सिचुएशन की गंभीरता को पूरी तरह समझते हुए तथा ये जानते हुए कि यदि दुश्मन को रोका ना जाए तो श्रीनगर व उसके हवाई अड्डा खतरे में पड़ जाएगा। उसी समय उन्होंने वीरतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपनी कंपनी को प्रेरित किया। जी। और पूरी दिलेरी दिखाते हुए ओपन एरिया में जान की परवाह किए बिना एक कोने से दूसरे कोने तक जाते रहे और दुश्मन की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब देते रहे। उन्होंने अपने सैनिकों को मोटिवेट करके दुश्मन को बढ़ने से रोका। जी। दुश्मन की गोलाबारी के बीच भारतीय जंगी हवाई जहाज को निर्देशित करने के इंतजाम भी उन्होंने किया, ताकि वो दुश्मन पर निशाना साध सके। ये समझते हुए कि उनकी सैनिकों के कैजुअलिटी होने से लाइट मशीन गन्स की प्रहार क्षमता में कमी आ रही है, उन्होंने बाएं हाथ में बांधे प्लास्टर की परवाह न करते हुए खुद मशीन गन्स में मैगजीन भरना प्रारंभ किया और अपने जवानों को देने लगे। उसी समय दुश्मन द्वारा फेंके गए मोटर के एक गोले के विस्फोट से मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए। मेजर सोमनाथ शर्मा के प्रेरक उदाहरण से उनकी कंपनी ने दुश्मन को 6 घंटे तक वही रोक के रखा, जिससे भारतीय सेना को उस इलाके में दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालने का समय मिल गया। मेजर सोमनाथ शर्मा की नेतृत्व, शौर्य और रक्षक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि दुश्मन की संख्या 7 गुना होने के बावजूद भी उनके सैनिक अपने बहादुर अफसर की शहादत के 6 घंटे बाद तक दुश्मन से लोहा लेते रहे। अपनी वीर गति से कुछ मिनट पहले ब्रिगेड मुख्यालय में उन्होंने जो अंतिम संदेश भेजा था, उसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन हमसे मात्र 50 गज दूर है,
हमारी संख्या उनके मुकाबले बहुत कम है। हमारे ऊपर भीषण गोलाबारी हो रहा है, पर हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंतिम जवान जिंदा रहेगा और हमारी बंदूक में अंतिम गोली शेष बचेगी। सर वाकई मेजर सोमनाथ शर्मा की जो आपने हमें कहानी बताई है उससे पता चलता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के एक अत्यंत पराक्रमी अधिकारी थे, योद्धा थे। उनकी असाधारण वीर गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा साहस सिर्फ दुश्मन से लड़ने में नहीं है बल्कि कर्तव्य निभाने में भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा का बलिदान हमें ये भी याद दिलाता है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होनी चाहिए। आज अगर हम एक इंडिपेंडेंट और सेफ भारत में रह रहे हैं तो वो मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीर जवानों के बलिदान की वजह से ही संभव हुआ है। जी बिल्कुल सर। सर क्या उन्हें परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया? हाँ, भारत सरकार ने युद्ध भूमि में उनकी शहादत, बहादुरी और अदम्य साहस को सलाम करते हुए 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के भव्य अवसर पर मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। जी कर्नल साहब, आपने मेजर सोमनाथ शर्मा के पराक्रम की जो अमर वीर गाथा हमें सुनाई है, यह केवल इतिहास नहीं बल्कि देशभक्ति का भी एक अनूठा अध्याय है। क्या आप हमारे श्रोताओं को कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देश की रक्षा के लिए जो सर्वोत्तम बलिदान मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीर सेनानियों ने दिया है, हमें उसे हमेशा याद रखना चाहिए और माँ भारती के हर एक वीर नायक की शौर्य गाथा से प्रेरणा लेकर अपने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करना चाहिए। जी कर्नल साहब, आपने अपना बेशकीमती समय आपने हमको दिया और हमारे श्रोताओं को आपने भारतीय सेना के श्रेष्ठ वीरता सम्मान परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की अदम्य वीरगाथा और अविस्मरणीय योगदान से अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इस प्रेरणादायक गाथा को सुनने के बाद आप सभी मेरी तरह ही अत्यंत गर्व महसूस कर रहे होंगे और अगर आपको आज़ाद भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता का यह एपिसोड पसंद आया हो और आप भारत के अन्य परमवीर चक्र विजेताओं की वीर गाथा को हमारे वीर सैनिकों से सुनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ अगले ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड तक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।